हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर 4 डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 6 की एनसीईआरटी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आज जो चैप्टर है वो चैप्टर 4 है। बाकी क्लास चैप्टर 3, चैप्टर 2, चैप्टर 1 सब मैंने डिस्कस किया हुआ, उसकी भी वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आपने वो नहीं देखी तो वो भी जाके देख सकते हैं। आज हम लोग चैप्टर 4 डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे ही करके हम लोग सारी एनसीईआरटी डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम लोग पीवाईक्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। डेली शाम 5 बजे आपको यहाँ से वीडियो मिलती है, जो कि आपकी सोशल साइंस की क्लास होती है। बाकी जो 3 बजे मिलती है वो आपकी पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए होती है, क्योंकि सीडीपी जो है वो सेम है, पेपर 1 में हो चाहे वो पेपर 2 में हो, तो वो क्लास दोनों के लिए रहती है। ये पेपर 2 की क्लास है, क्योंकि सोशल साइंस पेपर 2 में ही पूछी जाती है। तो जो चैप्टर का नाम है, क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्र, इसके बारे में टाइटल आपका यही है किताब का। तो देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में एक है, तो इसके बारे में क्या है देख लेते हैं। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना जो वेद है आपका ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 35,000 साल पहले हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा जो है आपकी प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा जाता है। कितनी प्रार्थनाएं? 1000 है, और उनको कहा क्या जाता है? सूक्त कहा जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। आगे चलते हैं। अच्छी तरह से बोला गया है। ये विभिन्न देवी देवताओं की संतुष्टि में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता, और सोम जो है पौधा। ये आप लोग ध्यान रखना, जो अग्नि है वो आग के देवता है, इंद्र जो है वो आपके इंद्र जो है युद्ध के देवता है, और जो सोम है वो पौधे के पौधे के देवता है, जिसमें एक खास पेय बनाया जाता है। आगे चलते हैं। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की है। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांट करके स्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तियों की रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। तो पुराने टाइम में जो कुछ ऐसी रचनाएं हुई जो महिलाओं के द्वारा भी रची गई। वेदों की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। अगर पूछ लिया जाए कि वेदों की जो भाषा है वो क्या है, तो प्राक संस्कृत है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह भाषा तो थोड़ी सी भिन्न होती है, क्योंकि जो आपके स्कूल में संस्कृत पढ़ाई जाती है उससे थोड़ा सा ये चेंज होती है। आगे चलते हैं। संस्कृत और अन्य भाषाएं, इसके बारे में देख लेते हैं। संस्कृत भाषा भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है, जो आपकी संस्कृत भाषा है। भाषा की कई भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधु एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे कि अंग्रेजी, फारसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। जो ये भाषाएं हैं ये इन्हीं के परिवार से जुड़ी हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत माँ हिंदी और मदर अंग्रेजी शब्द को देखो। तो कुछ ऐसे शब्द थे जो एक से ही मैच करते थे, इसलिए इनको एक परिवार की भी भाषा कहा जाता था। आगे चलते हैं। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं शामिल भाषाएं बोली जाती थी। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं जो हैं वो बोली जाती थी। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। तो ये जो है आपकी तेलुगु, तमिल और कन्नड़, मलयालम जो है ये द्रविड़ भाषा परिवार की ये भाषाएं हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, जो झारखंड और मध्य भारत में बोली जाती हैं। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे? पुराने टाइम में जो इतिहासकार थे वो ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे, इस बारे में देख लेते हैं। इतिहासकार पुरातत्वविदाओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा
करते थे, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते थे। ठीक है, ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे इस बारे में देख लेते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियां जैसे व्यास और सतलज के बीच यह संवाद एक ऐसी सूक्त का अंश है। तो ये जो यहाँ पे दी गई है, अभी नीचे दिया गया है ये यहाँ पे कि कैसे ये लोग एक दूसरे से वार्तालाप करते थे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं विश्वामित्र और नदियां, फिर विश्वामित्र बोलते हैं, फिर नदियां कहती हैं। तो ये वार्तालाप इनके बारे में हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो आपको टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। मैं सिर्फ आपको उतना ही आप लोगों से डिस्कस करूंगी जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि ये मैंने भी नहीं पढ़ा था जब मेरा नेक्स्ट टाइम सीटर था, और ये यहाँ से क्वेश्चन आते भी नहीं है। मैंने काफ़ी क्वेश्चन देखे हैं प्रीवियस के, तो उसमें यहाँ से क्वेश्चन नहीं देखते, क्योंकि ये सिर्फ इसलिए डाल दिया गया है कि आखिर विश्वामित्र और नदियों जो थी उनके बारे में वार्तालाप कैसे होती थी, क्या था, तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है ज़्यादातर। आगे चलते हैं। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई। ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये पांडुलिपि जो है ये लिखी गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। जो ऋग्वेद था उसको सबसे पहले छापने के लिए इसी का प्रयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देख करके अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुए। यह पांडुलिपि पुणे, महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। अगर पूछ लिया जाए कि पांडुलिपि जो है कहाँ सुरक्षित है, तो पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय, मतलब पुणे और महाराष्ट्र में जो एक पुस्तकालय वहां पे अभी भी सुरक्षित है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है मवेशी, घोड़े और रथ, इनके बारे में देख लेते हैं। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। जो पुराने टाइम में जब लड़ाइयाँ होती थी, मतलब जो घोड़े होते थे उन्हें लड़ाई में रथ को खींचने के काम में लाया जाता था। लड़ाइयों में मवेशी जीतकर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहाँ अच्छे चारागाह हों, जहाँ पर जौ होती है खाने वाली, जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोत और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। तो लड़ाइयाँ जमीन के लिए भी, मतलब चारागाह अगर अच्छा है, कुछ फसलें अच्छी उपज रही हैं तो उनके लिए भी, और कुछ लोगों को बंदी बनाकर भी लाया जाता था। तो इसलिए भी युद्ध होते थे पुराने टाइम में। आगे चलते। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियां देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। पुराने टाइम में जब मतलब देवी देवताओं को आहुति दी जाती थी तो घी, अनाज और जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे और कई स्थानीय सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। कभी कभी ये होता था स्थानीय सेनाएं नहीं होती थी, वह एक ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। ठीक है, वो जो अपना सरदार चुनते थे वो कुशल और बहादुर हो। आगे चलते हैं। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण कामकाज, मतलब काम, भाषा, परिवार तथा समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। वेदों में, ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया। जो पहला है आपका पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तथा मतलब तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। तो पहला हो गया आपका पुरोहित, जो दो भागों में, दो समूहों में बांटा गया था। और दूसरा हो जाएगा, दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे, यानी कि आगे चलते हैं। ये ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन
जाता था। मतलब जो राजा की मृत्यु हो जाती थी तो मृत्यु के बाद उसका जो बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। मतलब ये राजा होते थे, लेकिन ये नहीं था कि ये पुरोहित हों, ये कर वसूल करें, ऐसा ये कुछ नहीं करते थे, और ना ही ये महलों में। फिर से रिपीट करते हैं, ये राजा वे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, मतलब ये नॉर्मल ऐसे ही रहते थे। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है, ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसीलिए हमें पुरो जन या विष भरत जन या विष युद्ध जन विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। ऋग्वेद में इसकी बात भी कही गई है। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। मतलब जिन लोगों ने ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं हैं उनकी रचनाएं की तो वो खुद को कभी कभी आर्य भी कहते थे। अपने विरोधी को दास या दस्यु कहते थे, जो उनके विरोधी होते थे उनको ये दास कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषा बोलते थे। बाद के समय में दास शब्द का मतलब गुलाम हो गया, यानी जब कुछ टाइम बीता तो जो दास शब्द था उसका मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक ही जायदाद माना, मतलब जो उनके मालिक थे उनकी जायदाद माना जाता था। जो भी जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था, क्योंकि जब गुलाम बन जाओगे तो जो भी आपका मालिक कहेगा आपको वो सारा काम करना पड़ेगा। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी उसी समय दूसरे जगहों पर अलग तरह का विकास हो रहा था। जब उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी तो दूसरे क्षेत्रों में अलग तरीके का विकास हो रहा था। आगे चलते हैं। खामोश प्रहरी प्रहरी जो है कहानी महापुराणों की, इसके बारे में देख लेते हैं। ये जो है ये शिलाखंड महापाषाण महाबड़ा पाषाण पत्थर, इसका मतलब हुआ महापाषाण का नाम से जाने जाते थे। तो ये जो शिलाखंड है महापाषाण के नाम से जाना जाता था। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोग द्वारा बड़े करीने से लगाए गए हैं। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। तो अगर पूछ लिया जाए महापाषाण जो है कब्र बनाने की जो प्रथा कब से स्टार्ट हुई तो 3000 साल पहले शुरू हुआ था। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्व भारत और कश्मीर में प्रचलित है। अगर ये कहाँ पे प्रचलित है तो दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तरी पूर्वी भारत में और कश्मीर में भी प्रचलित है। आगे चलते हैं, ये लाइन देख लेते हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते थे, कुछ महापाषाण जो थे जमीन के भीतर होते थे। तो महापाषाण जब लोगों की मृत्यु हो जाती थी तो जो उनको जमीन में गाड़ दिया जाता था उसी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। आप लोग यहाँ पे चित्र भी देख सकते हो। ये यहाँ पे ये बीच में जो है ये कब्र बनी हुई, इसमें लोग रहते थे। ये साइड साइड में पत्थर भी लगा दिए जाते थे। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते थे। ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये गोलाकार पत्थर सजाए गए हैं। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर भी मिलता था। ये यहाँ पे जो है ये अकेला, कभी कभी ये साइड में वाले पत्थर नहीं मिलते थे सजाए, सिर्फ यही एक पत्थर मिलता था। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। ये जो मिला था यही एक प्रमाण रहा है कि जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते थे। आगे चलते हैं। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना हो गया, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तरसना और मरे हुए को दफनाना। तो जब लोग मर जाते थे तो उनको ऐसे ही दफनाया जाता था। आगे चलते हैं। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। समानता मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, यानी कि जब लोग मर जाते थे तो उनको मिट्टी के जो बर्तन होते थे उनके साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों के नाम से जाना जाता था। जो बर्तन होते थे उन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन के नाम से जाना जाता था। इनके साथ ही मिलते हैं लोगों के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने भी मिलते थे। सोने के गहने भी होते थे उस टाइम वहां पे, जब उन लोगों को जो मर जाते थे उनको जब जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता था। महापाषाण कब्रों
से मिले लोहे के समान, ये देख सकते हैं आपको, ये ऐसे ऐसे हैं, ये बने हुए हैं। बाएं और घोड़े के लिए सामान जो है, और नीचे बाईं ओर है जो कुल्हाड़ियां हैं, नीचे एक कटार है। ये यहाँ पे आप लोग चित्र देख सकते हैं, ऐसे मिलते थे वहां पे औजार। आगे चलते हैं। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना, कि जब लोग थे वहां पे तो उनकी सामाजिक जो असमानताएं थी, क्योंकि सभी लोग तो एक समान नहीं हो सकते। किसी की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होगी तो किसी की आर्थिक स्थिति थोड़ा मीडियम होगी, किसी की बहुत ज्यादा डाउन होगी। तो सभी की जो समाज में समानताएं एक समान नहीं होती हैं, सभी लोग असमान होते हैं। पुरातत्वविद यह मानते थे कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिलती थी, क्योंकि जब लोग ज्यादा अगर अच्छे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, तो जब उनके घर का कोई व्यक्ति मरेगा तो उसकी अच्छी व्यवस्था करके उनको मून देंगे जमीन के अंदर। और जो व्यक्ति गरीब है, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो अगर उसके घर का कोई व्यक्ति की डेथ हो जाएगी तो उसकी जो आर्थिक स्थिति है उसी के हिसाब से वो काम करेगा। तो उसमें भी फर्क पाया गया। आगे चलते हैं। यह एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकाल के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। यानी जब एक कंकाल मिला तो उसमें 33 सोने के मनके और शंख पाए गए, लेकिन जब दूसरे व्यक्ति का शव मिला, मतलब वही कंकाल मिला, तो उसके पास सिर्फ मिट्टी का बर्तन ही पाया गया। तो इससे अनुमान ये लगाया गया कि लोगों में भी असमानताएं रही होंगी, जैसी जिसकी आर्थिक स्थिति रही होगी वैसा उसने किया होगा। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति की भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब थे, मतलब गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ लोग अनुयायी रहे होंगे। अगर यहाँ से क्वेश्चन बने कि मतलब कौन से मतलब जो कंकाल थे वो वहां पे किस तरीके के दो पाए गए, तो दो प्रकार के थे, क्योंकि कुछ लोग अमीर थे, कुछ लोग गरीब थे। कुछ लोगों में जो था, जो कंकाल एक पाया गया उसमें 33 सोने के मनके और शंख पाए गए थे। जो दूसरा कंकाल पाया गया उसमें सिर्फ मिट्टी का बर्तन ही था। तो इससे वहां की सामाजिक असमानता को दर्शाती है। आगे चलते हैं। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? इसके बारे में देख लेते हैं। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले। वे यह दर्शाते थे कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्र में लाकर दफनाया जाता है। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते हैं, जहां लोग आवश्यकतानुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते हैं। अभी मैंने आपको जो चित्र दिखाया था, ठीक है, इससे ये भी अनुमान लगाया जाता था कि जो व्यक्ति हैं शायद एक ही परिवार के हों, मतलब मतलब अपने अलग अलग समय पर उनको वहां पे दफनाया गया हो। आगे चलते हैं। जो आपका इनाम गांव के है, गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र है, उसके बारे में देख लेते हैं। इनाम गांव को खोजो। यह एक भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे एक जगह है। मतलब जो इनाम गांव है उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। इसको भीमा की सहायक नदी है, जो घोड़ के किनारे एक जगह है। जो भीमा है, भीमा एक सहायक नदी है, उसी के किनारे घोड़ नाम की एक जगह पाई जाती है। वहां पे इनाम गांव है। इस जगह पर 36,000 से 27,000 साल पहले लोग रहते थे। इतना टाइम, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यह वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे के सीधा लिटाकर दफना दिया जाता था। मतलब लोगों को सीधा लिटा के दफना दिया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के लिए, मतलब शव के पास रख दिया जाता था। क्योंकि पुराने टाइम में ये माना जाता था कि जब लोगों की मृत्यु हो जाती है उसके बाद भी उनको उनमें थोड़ी बहुत, मतलब जो भी जान बचती है या क्या है, उन्हें खाने पीने के लिए व्यवस्थाएं वहां पे रख दी जाती थी उनके कब्र के पास में। ये भी पाया गया है पुराने टाइम में। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह, आगे देखते हैं, बसा यह गांव, मतलब घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था, जिसको ऐसे दफनाया गया था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर जो थे मुड़े हुए थे।
जो ये मतलब ऐसे उसको सीधा लेटा के दफना दिया गया था। यहाँ से क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। आगे चलते हैं। क्या बताते हैं हमें कंकाल के अध्ययन, इसके बारे में भी देख लेते हैं। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच में कोई बड़ा फर्क नहीं होता है। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का है या स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए कि यदि यह कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उन्हें महिला का कंकाल मान लिया जाता था, क्योंकि अगर गहने मिल रहे हैं तो मतलब नॉर्मल है कि वो स्त्री ही होगी। लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे पुराने के टाइम में, तो ये डाउट में रहता था कि ये स्त्री का कंकाल है या फिर पुरुष का है। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डी की जांच थी। चूंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसीलिए उनका जो है कटी प्रवेश या कूल्हा पुरुषों से ज्यादा बड़ा होता था। जो बैक मतलब हड्डी होती है वो स्त्रियों की लड़कों मतलब पुरुषों की अपेक्षा चौड़ी होती है, तो इसी से पता पुराने टाइम में भी लगा लिया जाता था। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आगे चलते हैं। आज से लगभग 20,000 साल पहले चरक नाम के एक प्रसिद्ध वैद्य थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब भी लिखी थी। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, कौन सी किताब लिखी? चरक संहिता। वे कहते थे कि पुरुष और स्त्री मतलब वो कहते थे कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। यह आधुनिक शरीर की रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफी ज्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़े और कार्टिलेज और जोड़कर संख्या बताई होगी। यानी जब इन्होंने पुराने टाइम में जो बुक बनाई अपनी, तो उसमें इन्होंने 360 हड्डियां बताई जो मनुष्य में पाई जाती है, लेकिन आज की डेट में जो है 206 ही हड्डियां हैं। तो ये माना जाता है कि हो सकता है इन्होंने दांत की हड्डी, जोड़े की सभी जोड़ करके इन्होंने बताई होगी, तो 360 हो रही होंगी। आगे चलते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है आ जाए, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चरक नाम के जो प्रसिद्ध वैद्य थे, 2000 साल पहले की ये बात है। ठीक है, उन्होंने जो बुक लिखी, उन्होंने कितनी हड्डियां बताई? 360 बताई। आपके टाइम में 206 है। आगे चलते हैं। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे क्या रहे होंगे, इस बारे में देख लेते हैं। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिलते हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिलती हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांबर, चितकबरा, हिरण जो होता था, कृष्ण मृग, खहरा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई। यानी इतने जानवर पुराने टाइम में भी मिले। जो इनाम गांव था वहां पे भी ये साक्ष्य मिलते हैं कि बेरे, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियां एकत्रित की जाती थी। जो वहाँ पे पुराने टाइम में आपको बेर भी मिल जाते थे, आंवला हो गया आपका, जामुन, खजूर, ये भी जो थी रसभरियां थी, ये भी एक टाइम मतलब वहाँ पे एकत्रित की जाती थी। तो ये सारा जो है वहाँ पे मिलता था, जो इनाम गांव था। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। चैप्टर 4 था, हम लोगों ने मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसमें यही था कि पुराने टाइम में जो थी, कैसे कब्र के बारे में बताया गया है कि जब उनको जमीन के अंदर गाड़ा जाता था तो क्या रखा जाता था क्या नहीं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि मतलब फर्क क्या था कि जो अमीर थे, जो अमीर घर के व्यक्ति थे, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी रही होगी, तो उनमें मतलब उनका अच्छा व्यवस्था कर दी जाती थी, 33 सोने के वो आपको शंख वगैरह मिले। बाकी जो गरीब थे उनके पास मिट्टी के बर्तन देखने को मिले थे। ये दो फर्क रखे गए, मतलब माने गए कि इससे से ये अनुमान लगा कि पुराने टाइम में भी सामाजिक असमानता पाई गई थी। बाकी ये जो चित्र थे, ये आपको पुराने टाइम में महापाषाण में कब्रों से मिले थे। लोहे के जो सामान है वो ऐसे चित्र बने हुए हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ऐसे करके मतलब पत्थर बिछा दिए जाते थे गोल गोल, और ये एक पत्थर बड़ा सा बीच में भी रख दिया जाता था।
ये सारा था, तो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। कल हम लोग चैप्टर 5 डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 की। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। डेली 5 बजे आपको सोशल साइंस की क्लास मिलती रहेगी। ये एनसीईआरटी है, आपको ऐसे ही सारी एनसीईआरटी पढ़ लेनी है। जब आप पीवाईक्यू क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। इसका ये मतलब मेन पर्पज मेरा यही है कि आपको सारी एनसीईआरटी एक बार आपकी नज़रों से चली जाए, मतलब आप एक बार सरसरी निगाहों में सारी एनसीईआरटी देख लें। क्योंकि अगर दर्शन और रीजन में क्वेश्चन बने तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये स्टेटमेंट कहाँ से लिया गया है, अगर ये एक दूसरे के लिए सही है कि नहीं सही है, तो वो सारा मतलब हो जाता है। क्योंकि दर्शन और रीजन के क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि ये मतलब सही है, मतलब जो इसका रीजन है वो भी सही है, ये एक दूसरे के लिए सही है या नहीं सही है, एक दूसरे के मतलब व्याख्या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे ही वहाँ पे बनते हैं क्वेश्चन, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। इसीलिए जब आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लोगे, एक बार देख लोगे, तो आपको वो क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। तो कल हम लोग चैप्टर 5 डिस्कस करेंगे। 3 बजे जो आपको क्लास मिलती है वो आपकी पेपर 2 एंड पेपर 1 दोनों के लिए, क्योंकि हम वहाँ पे सीडीपी डिस्कस कर रहे थे। आज की जो वीडियो है उसमें मैंने हिंदी डिस्कस की, हिंदी पैथोलॉजी, वो भी मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया। आप लोग जाके जरूर ज्वाइन कीजिए, मतलब जरूर चेक कीजिएगा एक बार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। सीटेड आपका 100% क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी आपके पास 3 महीने टाइम है। आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़िए, उसके बाद आप पीवाईक्यू लगाइए, आपका पेपर 100% क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।